हेलो दोस्तों, मैं वैसे ग्रह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पॉलिटी, और पॉलिटी में हम एक बहुत अच्छा टॉपिक या डिबेटेबल टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। वो है आर्टिकल 16। मेन रूप से हम आर्टिकल 16(4) की बात कर रहे हैं, है ना। और उसमें हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन का। हम पिछले क्लास में जो समझे हैं कि रिजर्वेशन जो है क्यों दिया जा रहा है और रिजर्वेशन के पीछे क्या लॉजिक है ना। बिल्कुल। तो रिजर्वेशन का जो कारण है, मेन कारण क्या था कि वैसे व्यक्ति जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सोशली एंड एजुकेशनली है ना, सोशली और एजुकेशन, यानी जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति है वो एजुकेशन रूप से भी पिछड़ा हुआ है। ये बात आप भी मानते हैं कि जो दलित है ना, उस व्यक्ति के घर में क्या है, एजुकेशन का भी जो मात्रा है वो कम है ना। तो इसलिए एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है वो बेसिकली भारत में है कास्ट के बेसिस पर। कास्ट, अब कास्ट क्यों रखा गया? कास्ट इसलिए रखा गया कि जो छोटे कास्ट के लोग हैं, शूद्र में भी जो छोटा कास्ट है ना, जो दलित है, उसी को हम दलित बोलते हैं, उसमें क्या है कि एजुकेशन का भी मामला क्या है, वो कम है, और इसलिए जो मेन स्ट्रीम में वो आने से वंचित हो गए, है ना। और अब हम पिछले क्लास में बोले कि पिछले जो 3000 साल से जो संस्कृति चली आ रही थी, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसके कारण जो शूद्र के जो जाति है और शूद्रों में जो दलित है वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, है ना। तो इसलिए क्या है कि रिजर्वेशन की बात करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए, क्यों? क्योंकि सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, और ये इसका दायित्व तो समाज पर भी जाता है कि जिस समाज ने इन लोगों को पीछा किया या पिछड़ा बनाया, उसका भी जिम्मेवारी है कि उन्हीं लोगों से जो अधिकार है उस अधिकार को काट के इनको दिया जाएगा। यही मामला है ना। रिजर्वेशन का क्या मतलब है कि अगर 100% रिजर्वेशन है, इसका मतलब है कि एक, उस समय आप सोचिए कि ब्राह्मण का प्रतिशत था 10% लोग, और 10% लोग का आरक्षण कितना था? 100%, है ना। क्लियर? तो अगर यदि हम यहाँ से कुछ, अगर हम जो सामाजिक और सोशली रूप से, जो एजुकेशनली रूप से पिछड़ा हुआ है, अगर हम इसमें बात करते हैं कि 20% आरक्षण देंगे, तब इनके पास कितना बच जाएगा? 80। तो इन्हीं से काट कर दिया जाएगा, है ना। बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं। अब जो हम बात करेंगे वो हम ये बात करेंगे कि इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा कि कौन लोग है जो सोशली और एजुकेशनली रूप से पिछड़ा हुआ है। क्लियर है? और ये सिलसिला शुरू होता है कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से ही, है ना, उसके बाद से ही क्या है कि SC ST वाले को क्या है, आरक्षण की व्यवस्था किया गया। हम इस पर बात कर लेते हैं। शुरू में जो आरक्षण है वो सिर्फ SC और ST वाले को लिए ही दिया गया था जब भारत आज़ाद हुआ, और उसमें एक क्या है कि आर्टिकल जोड़ा गया, वो है आर्टिकल 340, है ना। 340 में ये क्लियर किया कि इसमें कौन कौन सी जातियां आएगी। इसके लिए इसको बोलते हैं बैकवर्ड BC कमीशन, है ना। BC कमीशन, यानी इसको बोल सकते हैं बैकवर्ड क्लास कमीशन, है ना। बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाएगा कि इसमें ये ऐड किया जाएगा कि कौन लोग जो है वो SC और ST, या ये बोले कि एजुकेशनली या जो सोशली रूप से क्या है, पिछड़ा हुआ है। क्लियर है? और इसमें सिर्फ जो व्यक्ति था वो था SC और ST, है ना। ये दोनों के लिए एक ही कमीशन था। वो कौन सा कमीशन है? बैकवर्ड क्लास कमीशन। ध्यान रखिए, अगर ये आर्टिकल में है, इसका मतलब क्या है कि ये संवैधानिक है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। क्लियर? जिसका जिक्र संविधान में है उसको हम बोलेंगे संवैधानिक है। क्लियर है? और जिसका संविधान एक्ट में है, जो संसद रूल द्वारा बनाया गया है, हम उसे बोलते हैं संविधिक। समझ रहे हैं? सवाल पूछता है। और जिसका क्या है, ना संविधान में है और ना एक्ट द्वारा बनाया गया है, उसे हम बोलेंगे संविधानेतर या संविधिक नहीं है। ये आता है ऑप्शन, और इस सबसे ज़्यादा जो है वो सवाल पूछा जाता है। जैसे एक सवाल आएगा कि मान लेते हैं कि
जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, कौन सी संस्था है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जिक्र है वो संविधान में है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि एक संवैधानिक संस्था है। मान लीजिए आ गया इलेक्शन कमीशन, ये कौन सी संस्था है, जैसे आर्टिकल ये 324 में, तो अगर आर्टिकल का जिक्र है तो हम क्या बोलेंगे कि क्या है, यह है संवैधानिक संस्था। अगर मान लीजिए किसी चीज़ का जिक्र आता है, वो आता है NGT एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये कौन सा है, क्योंकि ये एक्ट द्वारा पारित किया गया है, 2010 में ही बनाया गया था, है ना। तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक सांविधिक संस्था है, सांविधिक संस्था है। क्लियर। सबसे महत्वपूर्ण है कि वो आता है नीति आयोग। नीति आयोग कौन सी संस्था है, तो ना ये संविधान में इसका जिक्र है, तो हम बोलेंगे कि ये संवैधानिक भी नहीं है, और ये क्या है, ये विधि द्वारा भी नहीं बनाया गया, तो ये सांविधिक नहीं है। विधि का मतलब है कि जो कानून बनाता है, जो संसद पास करती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। हम इसलिए इस पर ज़्यादा थोड़ा सा समय दे दिए, क्योंकि यहाँ से जो है खूब सवाल पूछा जाता है ना, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर। है ना। ये बैकवर्ड क्लास का क्या मतलब था कि इसमें ये ऐड किया जाएगा कि कौन कौन सा लोग हैं जो इसमें आएंगे, कौन से कास्ट है ना, और किस किस को बाहर किया जाएगा। बेसिकली इसका काम ये रहा। आगे चलकर क्या हुआ कि 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको दो भाग में बांट दिया कि एक बनाया SC कमीशन और दूसरा बनाया ST कमीशन। क्लियर है। SC कमीशन और दोनों को अलग कर दिएगा, और इसके लिए एक आर्टिकल दिया, SC के लिए 338 और इसके लिए दिया गया 338A। ये दोनों को आप याद रखिएगा। ये सवाल भी आता है कि SC कमीशन और जो ST कमीशन है वो कब कब क्या है लाया गया था, क्योंकि 1952 में जब भारत आज़ाद हुआ है ना, तो इसके जनसंख्या के अनुपात में क्या किया गया, आरक्षण दिया गया। यानी उस समय जब हम देखें कि टोटल पॉपुलेशन का लगभग 15% जो है वो 80 था, और ये जो 7.5% है वो क्या है, ST है। कब, जब भारत आज़ाद हुआ 1951-52 में, या 1951 के जो पॉपुलेशन है, जो सेंसेक्स है उसके अनुसार इतना है। क्लियर है। तो ये है जनसंख्या किसका, SC का और ST का। कब, 1951 के सेंसेक्स के अनुसार, यानी जनगणना के अनुसार। तो कितना आरक्षण मिलना चाहिए हम आगे बात करेंगे। ये तो हो गया SC ST का, है ना। आगे जब हम बात करेंगे OBC का, क्योंकि अभी OBC का भी आरक्षण मिलता है। OBC का जो आरक्षण मिला वो बिना 1977 में मोरारजी देसाई, ये कौन से, ये BJP से थे। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में क्या है कि एक कमीशन बनाया गया 1979 में। इसको बोलते हैं BP मंडल, इसलिए बोलते हैं मंडल कमीशन। BP मंडल की अध्यक्षता में क्या है कि एक कमीशन बनाया गया कि आप ये चेक कीजिए कि जो OBC का मतलब क्या है, अदर बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास में आप ये जोड़िए कि कितने लोग आते हैं या कौन कौन सी जातियां आती हैं। और ये लगभग, ये जब ये काउंट किए तो लगभग क्या है कि लगभग 3200 कुछ जो जातियां हैं इसके अंतर्गत आया। और ये जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग उसका 52% जो है वो OBC में आया। यानी आधे से ज़्यादा लोग कहाँ आ गए, OBC में आ गए। क्लियर। शुरू में 2 लोगों को जो है वो आरक्षण दिया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट सीधा बोल रहा है कि हम टोटल जो आरक्षण है वो आरक्षण 50% से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। टोटल सीट का कितना परसेंट, 50%। और शुरू में जो है 2 लोगों को आरक्षण मिल रहा था उसके जनसंख्या के अनुपात में। कौन कौन, एगो SC को और दूसरा ST को।
क्लियर। और ये कब, ये जब भारत आज़ाद हुआ 1951 के जनगणना के अनुसार, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, पॉपुलेशन के अनुसार है। और इनको मिला 15% आरक्षण और इनको मिला 7.5% आरक्षण, है ना। आगे चलकर 1952 में बीपी जो मंडल की कमीशन की अध्यक्षता में जो बनाया, ये ऐड किया कि ये जो ओबीसी का मामला है वो 52% लोग हैं टोटल पॉपुलेशन का, है ना। तो 52% में ये क्या है कि ये आधा जो है ओबीसी को आरक्षण दिया, यानी लगभग 27%, सॉरी 27%। अब आप देखिएगा, अगर आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, लगभग 49.5 होता है। अगर टोटल आप देखेंगे तो साढ़े जो है 49% जो है वो आरक्षण फिक्स कर दिया गया टोटल सीट का। और अब जो बच गया है 50.5%, ये है सामान्य। पहले यही था, है ना, सामान्य लोगों के लिए ये था, है ना। लेकिन अब क्या हुआ है कि एक और 10% आरक्षण मिला है, वो मिला है ईडब्ल्यूएस का। हम आगे बात करेंगे इस पर, क्लियर है। अब ये जो आरक्षण है ये तो मिल गया, है ना, कि कितना मिलेगा। अभी भी स्थिति यही है कि साढ़े जो है जो एससी के लिए 15% और एसटी के लिए कितना 7.5% और 27% जो है वो ओबीसी के लिए। हालांकि ओबीसी में जो जातियां हैं वो और बढ़ाया गया है, ऐड किया गया है ना। तो सामान्य के लिए इतना रहेगा, साढ़े कितना 50%, क्लियर। यही चल रहा था। अब हुआ क्या है, जो है एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, ठीक है, और एक आता है महिला, फिर आता है विकलांग। आप देखेंगे कि विकलांग को भी 3% आरक्षण दिया जाता है। ये क्या है, किसमें, सरकारी नौकरियों में या नामांकन में भी। महिलाओं को भी अगर बिहार है तो 30 से 35% मिलता है, ये स्थिति है। नहीं तो ये जो है इसी का, मान लीजिए एससी का महिला है तो उसको इसी के सीट में से मिलेगा। एसटी का महिला है तो एसटी वाला सीट को कैप्चर करेगा, ओबीसी का महिला है तो ओबीसी को करेगा। उसी टाइप से विकलांग का है ना, तो अलग से जो है वो सीट कैप्चर नहीं करेगा, है ना, क्लियर। तो जो आरक्षण का मामला है और कम जाता है। आरक्षण 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं हम वर्टिकल आरक्षण, रिजर्वेशन, और एक होता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। वर्टिकल का मतलब ये है और हॉरिजेंटल का मतलब ये है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी वाले जो लोग हैं, एससी, एसटी और ओबीसी, खासकर हम बात करेंगे मेल का, है ना, इसमें हम इसको ऐड नहीं कर रहे हैं महिला और विकलांग को। जो एससी, एसटी, ओबीसी वाले हैं इनको मिलता है वर्टिकल रिजर्वेशन। तो इसका क्या मतलब है भाई, वर्टिकल का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं किसी भी नौकरी का में जो कट ऑफ है वो आता है, मान लेते हैं कि ओबीसी जनरल का आ जाता है, यानी सामान्य लोगों का आता है मान लेते हैं 60, ओबीसी का आ जाता है 55, एससी का आता है आपको मान सकते हैं 50 और एसटी का आता है कितना, मान लेते हैं 45, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि जो एसटी वाला व्यक्ति है, एससी वाला लड़का है, वो कट ऑफ ले आता है 60 या 60 से ज़्यादा 61, मतलब जनरल इतना आता है, तो क्या होगा कि इसका जो है जो आरक्षण है, जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा जनरल से, यानी जनरल में ये क्या हो जाएगा, कूद जाएंगे। यानी ये जो 49% वाले में यहाँ पे कूदेंगे, ये सॉरी 50.5 बचा था ना, कितना था 15%, 7.5% और ये है 27%। अब जो बचा है वो बचा है 50.5%, यही है। तो अब इनका रिजल्ट किस में आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये वाला जो सीट है वो खाली हो जाएगा, है ना।
उसी टाइप से एससी है, उसी टाइप से ओबीसी है। नहीं, सामान्य का मतलब ये नहीं समझना है कि ओबीसी एसटी और एससी नहीं आएगा। सामान्य का मतलब सभी है। सामान्य का मतलब जनरल नहीं होता है। सामान्य का मतलब हम ये है कि यदि आप 60 ले आते हैं, अगर जनरल का कट ऑफ का 60 है, तो अगर आप 60 ले आते हैं तो आपका रिजल्ट जनरल से हो जाएगा, ओबीसी वाला जो आपका सीट है वो खाली हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं वर्टिकल आरक्षण, कि आप दूसरे जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे क्या है फाइल में आप बोल सकते हैं। लेकिन हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का मतलब है जिसमें आती है महिलाएं, वुमेन, इसमें आता है विकलांग, या अभी सब बोलते हैं डिस्क्लेम कोटा जो बोलते हैं ना, या दिव्यांग, है ना, ये लोग आते हैं। इनका कट ऑफ जो है, इनका अगर महिलाओं का कट ऑफ अगर मिलता है ना, वुमेन का कट ऑफ भी बनता है, एससी का एसटी का अलग अलग बनता है, और विकलांग का भी बनता है। लेकिन ये कुछ भी हो जाए, अगर मान लेते हैं कि वुमेन का कट ऑफ अगर बनता है 72, सॉरी मान लेते हैं कि बनता है 43, तो 43 और जनरल का कितना है 60, तो अगर महिलाएं कोई लड़की है 60 ले आती है, तब भी जो इसका जो आरक्षण है वो वुमेन से ही रिजल्ट होगा, ये वुमेन का ही जो है वो कैप्चर करेंगे। समझ रहे हैं? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्लियर। अब एक चीज़ और आपको समझ लेना है कि जब ओबीसी का आरक्षण मिला 27%, कब मिला? 1993 में। कैसे मिला? संसद के विधि द्वारा, यानी संसद क्या किया, एक एक्ट पास किया। कहाँ से? उसके बाद क्या हुआ, तो ये क्या गया, इसको बोलते थे ओबीसी कमीशन या अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन। यानी ये सिर्फ क्या है, यहाँ पे क्या है वो संविधान में नहीं लिखा गया है, यानी यहाँ पे ये क्या था, संविधिक था। यही चीज़ है जो हम बात पहले किए थे। लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है ना, तो वो की 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 में। 2019 में चुनाव होने वाला है, तो लोग तो देंगे ना। इसको क्या किया, इसको कर दिया 338B। आप समझ रहे हैं हम क्या बात किए थे कि 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि एससी का अलग कमीशन है, एसटी का अलग कमीशन है, और अब क्या है ओबीसी का लिए ही क्या है वो कमीशन ऐड किया। और इसमें हम बात किए थे कि 338 ये, और इसको ऐड किया गया 338B में। क्लियर है? ये बात है। तो अब जो अभी जो स्थिति है ओबीसी में है ना, ओबीसी का, कि वो एक संवैधानिक जो है अधिकार है, कि ओबीसी का जो अधिकार है, जो 27% आरक्षण है, अब कोई नहीं हटा सकता, संविधान ही बदल देगा तभी स्थिति है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। क्लियर है? तो अब क्या है, हम इसको बोलेंगे संवैधानिक है। क्लियर है? एक और आरक्षण मिलता है, उसको बोलते हैं EWS, 10% आरक्षण है, जिसको हम बात किए थे कि 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में आया था, है ना, पिछले क्लास में बताए थे। ये क्या था, ये था आर्थिक आधार पर, यानी जिसके पास पैसा नहीं है, यानी समाज में जो है उनका जो है शोषण नहीं हुआ है, वो पढ़े लिखे हैं लेकिन पैसा नहीं है, तो उस व्यक्ति को भी क्या है कि एक आरक्षण मिलेगा 10% EWS का। उसमें ये लोग शामिल होंगे जो SC ST और OBC में शामिल नहीं है ना, या उनको पहले आरक्षण नहीं मिला है। समझ रहे हैं बात? तो इनको ये मिलेगा, और इनको क्या है 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 2019 में। और ये बात हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि कौन कौन व्यक्ति जो है इसमें आएंगे। आपको पता ही है कि OBC में 2 कंसेप्ट है, एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, ये बात हम 15 में भी कर चुके हैं, जिसका जो इनकम है 8 लाख तक है, उसको क्या है क्रीमी लेयर के अंतर्गत वो क्या है, सॉरी 8 लाख से ज़्यादा है तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे, है ना, ये चीज़ें हैं। और क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो है वो सिर्फ कहाँ है, वो सिर्फ OBC में है, न SC में है न ST में है,
न कहीं और नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसको हम बोलते हैं आर्थिक आधार पर जो है वो आरक्षण की व्यवस्था दिया गया था। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक को बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल, या दूसरे को हम बोलते हैं कैचअप रूल। ये लगभग दोनों एक ही चीज़ है। क्या चीज़ है भाई? अब देखे होंगे बहुत जगह ऐसा होता था, पहले होता था कि जितना SC ST का सीट है उतना लोग ही नहीं पुरते थे, पढ़े लिखे ही नहीं थे, पुरते ही नहीं थे। तो उसके लिए क्या हुआ है कि एक रूल लाया था, उसी को बोलते हैं कैचअप रूल या कैरी फॉरवर्ड रूल। कि मान लेते हैं कि OBC है, ठीक है, ये है SC और ये है ST, ठीक ना। और मान लेते हैं कि कोई 100 सीट पर क्या है वैकेंसी निकाली है गवर्नमेंट, तो लॉजिकली क्या होगा कि इसको मिलेगा 27% यानी 27 सीट, इसको मिलना चाहिए कितना 15 सीट, 15 सीट मिलेगा, 15 सीट पर ये लोग फाइट करेंगे। और ये क्या है 7.5 सीट यानी 8 सीट आप 7 मान लीजिए। और जो अदर है, जो सामान्य है, वो क्या है 50, ये कॉमन मान लीजिए 50 सीट पर ये लोग क्या होगा कंपटीशन होगा। लेकिन हुआ क्या कि ये 27 में से OBC में 21 लोग ही पहुंचा, 15 में मान लेते हैं कि 10 लोग ही पहुंचा और इसको ये पहुंचा 2 लोग हैं। अब समझिए कि इसमें कितना सीट बच गया है 7 सीट, इसमें 5 और इसमें क्या है 5, यानी अब कितना हो 7 5 12 और 5 17 सीट खाली हो गया। क्लियर? अब होगा क्या कि जब अगले साल वैकेंसी आएगा, है ना, तो अगले साल मान लेते हैं फिर 100 सीट पर आया वैकेंसी, है ना, 100 सीट पर आएगा। तो अगर मान लेते हैं कि लॉजिकली क्या होगा कि OBC का फिर 27% यानी 27 सीट होगा, 15 सीट इसका होगा, 7.5 यानी 7 सीट इसका होगा। अब ये जो 7 सीट है इसमें ऐड हो जाएगा, 5 इसमें ऐड हो जाएगा और ये क्या है 5 इसमें, यानी कि अब OBC का कितना सीट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 34, है ना, और ये 20 और ये क्या 12, ये हो जाए। इसी को हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। हालांकि शुरू में जो है वो सुप्रीम कोर्ट बोला था कि आप कुछ भी कीजिए 50% से ज़्यादा आरक्षण की सीमा बढ़ा ही नहीं सकते हैं। अगर OBC अब आ गया, EWS आ गया तो 50-10 कितना हो गया 60%, इससे ज़्यादा आप बढ़ा ही नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन बाद में क्या है कि इसको अलाउ कर दिया गया कि हाँ कैरी फॉरवर्ड रूल भी क्या होगा अलाउ रहेगा। क्लियर? एक तमिलनाडु में एक केस है 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1994, और इन्होंने अपनी जो संसद से पास कर दिया है 69% आरक्षण। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ये बोला है कि 50% ही आरक्षण दिया जाएगा। और इसको कहाँ डाल दिया है, इसको डाल दिया है 9th शेड्यूल में। अब आप याद कीजिए 9th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, NJR, नो जुडिशियल रिव्यू, नो जुडिशियल रिव्यू। इसका क्या मतलब है कि यदि 9th शेड्यूल में कोई भी सब्जेक्ट डाला जाता है उस पर क्या करेगा, कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। ये बात हम बोले थे। लेकिन जब से जो है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया 1973 में, तब से क्या है कि इस चीज़ को भी क्या किया गया, ख़त्म किया गया कि नहीं कर सकते। क्लियर है? तो जब 9th शेड्यूल में डाला है, मोरल सपोर्ट आपको एक मिलता है कि 9th शेड्यूल में हम डाल दिए हैं, तो इसको भी क्या करेगा, चेंज करेगा। क्योंकि जो मैक्सिमम जो सीमा है आरक्षण का वो कितना मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, अभी कितना होना चाहिए 60%, है ना। तो ये अलग बात है, तो आगे जैसे चेंज होगा हम उस पर भी बात करेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं। अब एक सवाल ये आता है कि प्रमोशन में क्या होता है। प्रमोशन में आरक्षण की बात सुने है ना, प्रमोशन अब मान लेते हैं कि अभी जो प्रमोशन में जो आरक्षण है सिर्फ SC और ST वाले को लिया है,
अब एक चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को पिछड़ा हुआ है और उससे जॉब लग गया, तो अब तो पिछड़ा रहा नहीं। तो प्रमोशन में आरक्षण का क्या कंसेप्ट है, क्या मतलब है? क्योंकि स्थिति तो आपकी ठीक हो गई ना। इसका ये लॉजिक है कि हम पहले भी बताए कि आरक्षण उसको मिलता है कि जो राज्य की नौकरियों में जिसका जो प्रतिनिधित्व है वो कम है। यहाँ भी प्रमोशन में भी यही कंसेप्ट है कि अगर मान लेते हैं कि नीचे ही जो है SC ST वाले को जॉब लगा, जो ऊपर जो बड़ा पोस्ट है उसमें है ही नहीं, तो जाएंगे कैसे? तो जाएंगे प्रमोशन से, क्योंकि प्रतिनिधित्व को मेंटेन करना है। अब सवाल ये उठता है कि जब आप प्रमोशन जल्दी जल्दी इसका करेंगे कि मान लेते हैं कि अगर SC और ST का प्रमोशन मान लेते हैं 5 साल में होता है और OBC का जो प्रमोशन है वो 8 साल में होता है या 10 साल में होता है। क्लियर? अब होगा क्या कि मान लेते हैं ये भी क्लर्क पर था, क्लर्क बना, और ये भी क्या बना, क्लर्क बना, और इसका जॉब लगा 2 साल बाद और इसको जॉब लगा 2 साल पहले, तो जॉब के हिसाब से क्या होगा? ये क्या होगा? ये सीनियर हो जाएगा OBC वाला व्यक्ति, लेकिन इसका प्रमोशन हो जाएगा 5 साल में हो जाएगा, तो 7 साल में क्या होगा? इससे सीनियर हो जाएगा। तो फिर क्या बोलेगा? कह रहे थे हम तो तुमसे सीनियर हैं। नहीं, यहाँ पर 2 कंसेप्ट आता है कि एक तो ये किया गया है कि हम वरिष्ठता, जो सीनियोरिटी है, सीनियर हम उसको मानेंगे जो एंट्री लेवल से काउंट किया जाएगा, है ना। एंट्री लेवल का क्या मतलब है कि जिस वक्त जॉब लगा, जिसको जॉब लगा वो क्या होगा? वो सीनियर होगा पहले। अब यहाँ आपके दिमाग में ये आया होगा कि तो सीनियर हो गया, तो यहाँ से क्या होता है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ना, दूसरे जगह जाता है। लेकिन मान लेते हैं कि इसको भी जो प्रमोशन हुआ और इसी के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, 10 साल में इसको भी हुआ, कर दिया ट्रांसफ़र, तो अब दोनों फिर से एक ही पोस्ट पर है, तो अब माना जाएगा कौन सीनियर है? तो हम क्या बोले कि एंट्री लेवल से ही हम काउंट करेंगे, तो जो पहले जो जॉब लगा है वही व्यक्ति क्या होगा? सीनियर माना जाएगा। क्लियर है? तानी प्रमोशन में भी आरक्षण है, किसके में? SC और ST को, है ना। उसमें क्या समझना है कि जिसका प्रतिनिधित्व जो है वो क्या है, वो कम है। ठीक है, तो आज भर हम इतना ही रहने देते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के बारे में, है ना। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।